नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं हिंदी की इस महत्वपूर्ण कक्षा में स्वागत करता हूं। हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण विगत प्रश्नों के साथ मैं मौजूद हूं। सामान्य रूप में अगर बात किया जाए तो आगामी उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी होने वाला है, साथ में केवीएस का एग्जाम है या अन्य कोई भी हिंदी से संबंधित एग्जाम है, उन सारी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। तो विगत प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण है और आने की पूरी संभावना है। इन प्रश्नों को आपको बार बार देखना है और देख करके रिवाइज करना है, रिवाइज करके इन चीजों को दिमाग में बिठाना है जिससे आपके एग्जाम में फुल सपोर्ट मिल सके। तो महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। साथ में चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि यह क्लास आपके लिए कितनी उपयोगी है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो आप सभी लोगों को याद रखिएगा कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो अपभ्रंश शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग पतंजलि के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? पतंजलि के द्वारा अपभ्रंश शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है आपका, भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया था? तो भरत मुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा नाम दिया। देश भाषा या देशी भाषा नाम भरत मुनि ने अपभ्रंश को दिया। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? तो याद रखेगा, इसमें ऑप्शन में आपका जगनीक, खुसरो, श्रीधर, चंद्रवरदाई दिया हुआ है। तो सबसे पहले चंद्रवरदाई जी का जन्म हुआ, उसके बाद जगनीक का, फिर अमीर खुसरो और फिर श्रीधर। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा चंद्रवरदाई, जगनीक, खुसरो और श्रीधर। ठीक है, तो चंद्रवरदाई, जगनीक, खुसरो और श्रीधर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का क्या नाम है? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई हैं। कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? ऑप्शन है भविष्यत कहा, योगसार, परमात्मा प्रकाश, पाहुड़ दोहा। तो लौकिक चरित काव्य जो है भविष्यत कहा को कहा जाता है। जो आपका भविष्यत कहा है ये लौकिक चरित काव्य माना जाता है। ठीक है, लौकिक चरित काव्य क्या है? भविष्यत कहा को माना जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। आपका अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ को माना जाता है। बाबा गोरखनाथ को ही नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ। अगला प्रश्न है आपका, महापुराण के रचनाकार कौन है? तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि महापुराण के रचनाकार सॉरी पुष्य दंत को माना जाता है। किसे माना जाता है महापुराण का रचनाकार? तो पुष्य दंत को महापुराण का रचनाकार माना जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। आपका अगला प्रश्न है, राहुल संकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? आपके ऑप्शन है लुइपा, सबरपा, सरहपा, चंद्रवरदाई। तो राहुल संकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि सरहपा को माना है। किसे माना है? सरहपा को। याद रखेगा, राहुल संकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि सरहपा को माना है। किसे? सरहपा को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका अगला प्रश्न है,
इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने कौन हैं? सरहपा, मच्छिंद्रनाथ, कंडपा, गोरखनाथ। तो याद रखिएगा बाबा मच्छिंद्रनाथ सबसे पुराने नाथ और सिद्ध हैं। कौन? बाबा मच्छिंद्रनाथ को सबसे पुराना सिद्ध एवं नाथ माना जाता है, बाबा मच्छिंद्रनाथ। अगला प्रश्न है आपका, बीसल देव रासो की नायिका का नाम क्या है? तो बीसल देव रासो की जो नायिका है उसका नाम है राजमती। क्या नाम है? राजमती। याद रखिएगा, राजस्थान लेक्चरर में आया हुआ प्रश्न है। बीसल देव रासो की नायिका का नाम राजमती है। क्या है? राजमती। आपका अगला प्रश्न है, आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन दिया, इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। दूसरा, युद्धों का सजीव वर्णन इस साहित्य की अन्यतम विशेषता है। इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण हुआ है। श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ चित्रण इसकी महत्वपूर्ण विशेषता। तो याद रखिएगा, युद्ध का सजीव इसमें चित्रण है, शौर्य और विलासिता दिखती है, श्रृंगार और वीर रस दिखता है। राष्ट्र प्रेम जैसी कोई भी भावना यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए जो है ये संबंधित नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? तो लौकिक चरित्र काव्य आपके भविष्यत कहा को माना जाता है। किसे माना जाता है? भविष्यत कहा को लौकिक चरित्र काव्य की संज्ञा दी जाती है। तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि लौकिक चरित्र काव्य किसे माना जाता है? भविष्यत कहा को माना जाता है। अगला प्रश्न है, विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? तो विद्यापति जी की बहुत प्रसिद्ध रचना है पदावली, और पदावली के आधार पर ही इन्हें मैथिल कोकिल कहा गया, यानी मैथिली भाषा में इन्होंने रचना करी। तो मैथिल के प्रसिद्ध कवि या कोयल की उपमा दी गई। तो मैथिल कोकिल विद्यापति की पदावली के आधार पर उन्हें काम नाम दिया गया, या यह उपमा प्रदान की गई उनको, मैथिल कोकिल की। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, चंदन बाला रास के रचयिता कौन है? तो चंदन बाला रास के जो रचयिता हैं वो आशा-गु को माना गया है। किसे माना गया है? आशा-गु को चंदन बाला रास का रचयिता माना गया है। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि चंदन बाला रास के रचयिता कौन है? आशा-गु हैं। अगला है, प्रश्न है, अमावस कै घरी झिलमिल चंदा, पूनम कै घरी सूर, नाद कै घरी बिंद गरजय, बाजंत अनहद तूर। उपर्युक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, गोरखनाथ है। अमावस कै घरी झिलमिल चंदा, पूनम कै घरी सूर, नाद कै घरी बिंद गरजय, बाजंत अनहद तूर। उपरोक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी या संत कौन है? गोरखनाथ है। कौन है? गोरखनाथ है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वीराज रासो में कितने समय या सर्ग हैं? तो याद रखिएगा, पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग हैं। कितने हैं? 69 सर्ग या समय में विभाजित किया गया है पृथ्वीराज रासो को। कितने? 69 सर्ग में। अगला प्रश्न है आपका, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? उन्होंने यह जो कसौटी रखी, यह कसौटी पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में है। किस संदर्भ में है? पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में है। तो इसे ध्यान रखना है कि इस संदर्भ का प्रयोग उन्होंने पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किया है। ठीक है।
अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? तो कड़वक शैली का जो प्रयोग है, आपके ऑप्शन है जम्बू स्वामी चरियु, पौंचर्यु, पाहुड़ दोहा, महापुराण। तो आप सभी लोगों को याद रखना है, कड़वक शैली का प्रयोग जो है पाहुड़ दोहा में नहीं हुआ है। किस में नहीं हुआ है? पाहुड़ दोहा में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं किया गया है दोस्तों। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। तो सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। किसकी भाषा को संध्या भाषा कहा गया है? तो सिद्ध जो थे, 84 सिद्ध थे, नाथ थे, उनकी भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। आपका अगला प्रश्न है, आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? तो आदिकाल के कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है, वो है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की जो भाषा है वो वर्तमान हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट पाई गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, पृथ्वीराज रासो में प्रमुख रस कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो में प्रमुख रस है वीर और श्रृंगार का। कौन सा रस है? वीर रस है और श्रृंगार रस है। इसके अलावा भयानक रस, विभत्स रस, रौद्र रस, शांत रस, ये सब इसमें पाए नहीं गए हैं। पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई जी की प्रमुख रचना है, इसमें वीर और श्रृंगार प्रमुख रूप से दिखाई देता है। वीरता परक रचना है, श्रृंगार परक रचना है। तो अगले ऑप्शन पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आदिकालीन काव्य की प्रसिद्ध पंक्ति, भल्ला हुआ जुमारिया बहिण महारा कंद, लज्जे जम तू वयंसियहु, जय भग्गा घर एंतु, किसके ग्रंथ में मिलता है? तो याद रखिएगा, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार पंक्ति भी एग्जाम में पूछ लेता है। भल्ला हुआ जुमारिया बहिण महारा कंतु, लज्जे जंतु वयंसियहु, जय भग्गा घर एंतु। यह हेमचंद्र जी की प्रसिद्ध पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? आपके हेमचंद्र जी की प्रसिद्ध पंक्ति है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना है इसे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि, आपका ऑप्शन है चंद्रबरदाई, स्वयंभू, पुष्पदंत, सराहपाद। तो हिंदी का पहला कवि राहुल सांकृत्यायन ने सराहपाद को माना है। किसे माना है? सराहपाद को हिंदी का पहला कवि माना है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से किसने संग्रहित किया है? तो सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से संग्रहित करने वाले हैं राहुल सांकृत्यायन। याद रखिएगा, सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्य धारा नाम से संग्रहित किसने किया? तो राहुल सांकृत्यायन जी ने संग्रहित किया। बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, आदिकाल के कवि सराहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चल करके इनमें से किस कवि में हुआ है? तो आदिकाल के कवि सराहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन जो है आपके कबीर की परंपरा में दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? कबीर की परंपरा में दिखाई देता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की है, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई है। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन इनमें से किसका है? याद रखेगा, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की है, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई है। यह कथन आपके राम कुमार वर्मा जी का है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का।
किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन हैं? तो याद रखिएगा, नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कर्नल टॉड हैं। कौन है? कर्नल टॉड। नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को इन्होंने प्रामाणिक माना है, कर्नल टॉड ने। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, भारतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? भारतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? ऑप्शन है जैन साहित्य, रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य। याद रखना है आप सभी लोगों की कि जैन साहित्य की रचना है। किसकी रचना है? जैन साहित्य की रचना है। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकित है? ऑप्शन है वर्ण रत्नाकर, वसंत विलास, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउल वेल। तो याद रखिएगा, राउल वेल जो है शिलांकित रचना है। हुडा की रचना है राउल वेल, जो शिलांकित रचना मानी जाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला आपका प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आदिकालीन साहित्य से संबंधित इन निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है। तो पहला कथन है, दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है। बिल्कुल दोहे पे ही सारी रचनाएं लगभग लगभग की गई हैं। अगला है, दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। तो याद रखिएगा, चर्या गीत और दोहा कोशों में अंतर पाया जाता है भाषा शैली में। फिर भी अगले ऑप्शन पे आते हैं। अगला है, चर्या पद एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। आदिकालीन, अगला ऑप्शन है, आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोशों के साथ साथ चर्या पदों की रचना भी की है। यह भी सही है। तो दूसरा सही आपका सही नहीं है। क्या कि दोहा कोश और चर्या पद गीतों में कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल काफी अंतर पाया जाता है दोनों में। अगला प्रश्न है आपका, रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है, प्रबंध चिंतामणि, विनय चंद सूर्य, पाहुड़ दोहा, राम सिंह, नेमिनाथ चरयू, हरिभद्र सूर्य, भविष्यत कहा, धनपाल। तो याद रखिएगा, प्रबंध चिंतामणि जो है चिंतामणि जी की रचना है, ना कि विनय चंद सूर्य की। बाकी पाहुड़ दोहा, राम सिंह, नेमिनाथ चरयू, हरिभद्र सूर्य, भविष्यत कहा, धनपाल। ये भी सही है, ये भी सही है, आपका ये भी सही है। ये सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, जसहर चरित्र के लेखक हैं? तो जसहर चरित्र के लेखक हैं पुष्पदंत। कौन है जसहर चरित्र के लेखक? तो ये आप सभी लोग याद रखेंगे, जसहर चरित्र के लेखक पुष्पदंत हैं। कौन है? पुष्पदंत हैं। अगला है, दब्ब सहाव पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की? तो दब्ब सहाव पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना की है देवसेन ने। किसने की है? देवसेन ने की है। याद रखिएगा, दब्ब सहाव पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना करने वाले हैं आपके देवसेन। अगले प्रश्न पर आते हैं। आपका अगला प्रश्न है, संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? ऑप्शन है, प्रबंध काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य, मुक्तक काव्य। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि संदेश रासक जो है वो एक खंड काव्य है। क्या है दोस्तों? एक खंड काव्य है। अगला आपका प्रश्न है, आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? तो आलवार संतों की जो संख्या है वह 12 मानी गई है। कितनी मानी गई है दोस्तों? तो आलवार संतों की संख्या 12 मानी गई है। ठीक है।
आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र जो है वो पौंचर्यु है। पौंचर्यु क्या है? राम का चरित्र है, एक प्रकार से रामायण जैसी रचना है ये। पुस्तक जल्हड़ हथ दय चली गज्जन नृपकाज, इस पंक्ति में किस पुस्तक के बारे में संकेत किया गया है? तो याद रखिएगा, ये ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज रासो की कुछ पंक्तियां बाद में रचित हैं जो जल्हड़ ने रचना की है, तो उसी के संबंधित पंक्तियां हैं, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? तो पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है वो डिंगल भाषा है। कौन सी भाषा है दोस्तों? तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि डिंगल भाषा है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? तो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है आपकी बीसल देव रासो। कौन सी मानी जाती है जिसमें अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना है? वो है आपका बीसल देव रासो। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, पंडिय सल सत्थ बखाणई देहई बुद्ध बसंत न जाणई, यह किसकी काव्य पंक्ति है? याद रखिएगा, पंडिय सल सत्थ बखाणई देहई बुद्ध बसंत न जाणई, यह किसकी काव्य पंक्ति है? तो यह सरह पाद की प्रमुख काव्य पंक्ति है। किसकी काव्य पंक्ति है? सरह पाद की प्रमुख काव्य पंक्ति है, ध्यान रखिएगा। अगला है, आल्हा ऊदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? तो आप याद रखिएगा, आल्हा ऊदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्वक लड़ाई आपके परमाल राशों में है, जिसमें आल्हा खंड दिया हुआ है। किसमें? परमाल राशों में। जगनिक ने इसकी रचना की थी और जगनिक के इसी परमाल राशों में ही आल्हा ऊदल खंड दिया गया है। आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी का पहला कवि स्वयंभू को माना है। किसे माना है? स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? तो नाथ साहित्य का आरंभकर्ता गोरखनाथ को माना जाता है। किसे माना जाता है? गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना गया है। किसे माना गया है? पृथ्वीराज रासो को माना गया है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह किसका कथन है? तो ये बड़ा प्रसिद्ध कथन है। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। किसका कथन है दोस्तों? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की प्रमुख पंक्ति है यह, जिसे आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, आध्यात्मिक रंग के चश्मे में आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही इन पदों को भी, यह किसके पदों की तुलना आचार्य शुक्ल ने गीत गोविंद से की है? तो याद रखिएगा, विद्यापति के पदों की तुलना की है। किसकी? विद्यापति के पदों की आचार्य शुक्ल ने यहाँ तुलना की है गीत गोविंद से। अगला है, देसी बैना सब जन मिठा किस भाषा की काव्य रचना है? तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, देसी बैना सब जन मिठा या देसी भाषा की रचना है। किसकी रचना है? देसी भाषा की रचना है फ्रेंड्स। तो आज के ये हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न रहे जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सभी लोगों
इस वीडियो को जरूर देखिए और आगामी वीडियो को भी लगातार देखते रहिए। साथ के साथ चैनल से जुड़िए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए। तो हैव अ गुड डे, गुड लक दोस्तों।